Okay, let's go live back to Kuwait. The Farhala Modi event, huge, as big as it gets. There's a wave of excitement amongst the Indian diaspora, and what is also breathtaking are these, not the visuals of the tricolor only, but the whole lighting, which has underlying theme of India's tricolor. It's an indoor stadium. Indoor stadium. Yes, Ma, go ahead. Indeed, an indoor stadium, and obviously it has it seats about 5,000 people. It's packed, as we can see, and there are people in the arena down as well as in the stands. This stadium is called the Sheikh Saad Al Abdullah Sports Complex, and it's in Sabah Al Salim area, which is in Kuwait. भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। नमस्कार। अभी 2-2.5 घंटे पहले ही मैं कुवैत पहुंचा हूं और जब से यहां कदम रखा है तब से ही चारों तरफ एक अलग ही अपनापन, एक अलग ही गर्मजोशी महसूस कर रहा हूं। आप सब भारत के अलग अलग राज्यों से आए हैं, लेकिन आप सभी को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे मेरे सामने मिनी हिंदुस्तान उमड़ आया है। यहां पर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, हर क्षेत्र के अलग अलग भाषा बोली बोलने वाले लोग मेरे सामने नजर आ रहे हैं, लेकिन सबके दिल में
एक ही गुंज है। सबके दिल में एक ही गुंज है, भारत माता की, भारत माता की। यहां हर कल्चर की फेस्टिविटी है। अभी आप क्रिसमस और न्यू ईयर की तैयारी कर रहे हैं, फिर पोंगल आने वाला है, मकर संक्रांति हो, लोहड़ी हो, बिहू हो, ऐसे अनेक त्योहार बहुत दूर नहीं है। मैं आप सभी को क्रिसमस की, न्यू ईयर की और देश के कोने कोने में मनाए जाने वाले सभी त्योहारों की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज निजी रूप से मेरे लिए ये पल बहुत खास है। 43 इयर्स, 4 दशक से भी ज्यादा समय, 43 इयर्स के बाद भारत का कोई प्रधानमंत्री कुवैत आया है। आपको हिंदुस्तान से यहां आना है तो 4 घंटे लगते हैं, प्रधानमंत्री को 4 दशक लग गए। आप में से कितने ही साथी तो पीढ़ियों से कुवैत में ही रह रहे हैं, बहुतों का तो जन्म ही यहीं हुआ है और हर साल सैकड़ों भारतीय आपके समूह में जुड़ते जाते हैं। आपने कुवैत के समाज में भारतीयता का तड़का लगाया है। आपने कुवैत के कैनवास पर भारतीय हुनर का रंग भरा है। आपने कुवैत में भारत के टैलेंट, टेक्नोलॉजी और ट्रेडिशन का मसाला मिक्स किया है। और इसलिए मैं आज यहां सिर्फ आपसे मिलने ही नहीं आया हूं, आप सभी की उपलब्धियों को सेलिब्रेट करने के लिए आया हूं। साथियों, थोड़ी देर पहले ही मेरी यहां काम करने वाले भारतीय श्रमिकों, प्रोफेशनल से मुलाकात हुई है। ये साथी यहां कंस्ट्रक्शन के काम से जुड़े हैं, अन्य अनेक सेक्टर्स में भी अपना पसीना बहा रहे हैं। भारतीय समुदाय के डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिक्स के रूप में कुवैत के मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत बड़ी शक्ति है। आप में से जो टीचर्स हैं, वे कुवैत की अगली पीढ़ी को मजबूत बनाने में सहयोग कर रहे हैं। आप में से जो डॉक्टर
इंजीनियर्स हैं, आर्किटेक्ट हैं, वे कुवैत के नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर रहे हैं। और साथियों, जब भी मैं कुवैत की लीडरशिप से बात करता हूं तो वो आप सभी की बहुत प्रशंसा करते हैं। कुवैत के नागरिक भी आप सभी भारतीयों की मेहनत, आपकी ईमानदारी, आपकी स्किल की वजह से आपका बहुत मान करते हैं। आज भारत रेमिटेंस के मामले में दुनिया में सबसे आगे है, तो इसका बहुत बड़ा श्रेय भी आप सभी मेहनत कर साथियों को जाता है। देशवासी भी आपके इस योगदान का सम्मान करते हैं। साथियों, भारत और कुवैत का रिश्ता सभ्यताओं का है, सागर का है, स्नेह का है, व्यापार कारोबार का है। भारत और कुवैत अरब सागर के दो किनारों पर बसे हैं। हमें सिर्फ डिप्लोमेसी ने ही नहीं बल्कि दिलों ने आपस में जोड़ा है। हमारा वर्तमान ही नहीं बल्कि हमारा अतीत भी हमें जोड़ता है। एक समय था जब कुवैत से मोती, खजूर और शानदार नस्ल के घोड़े भारत जाते थे और भारत से भी बहुत सारा सामान यहां आता रहा है। भारत के चावल, भारत की चाय, भारत के मसाले, कपड़े, लकड़ी यहां आती थी। भारत की टीकवुड से बनी नौकाओं में सवार होकर कुवैत के नाविक लंबी यात्राएं करते थे। कुवैत के मोती भारत के लिए किसी हीरे से कम नहीं रहे हैं। आज भारत की ज्वेलरी की पूरी दुनिया में धूम है, तो उसमें कुवैत के मोतियों का भी योगदान है। गुजरात में तो हम बड़े बुजुर्गों से सुनते आए हैं कि पिछली शताब्दियों में कुवैत से कैसे लोगों का, व्यापारी कारोबारियों का आना जाना रहता था। खासतौर पर 19वीं सेंचुरी में ही कुवैत से व्यापारी सूरत आने लगे थे। तब सूरत कुवैत के मोतियों के लिए इंटरनेशनल मार्केट हुआ करता था। सूरत हो, पोरबंदर हो, वेरावल हो, गुजरात के बंदरगाह इन पुराने संबंधों के साक्षी है। कुवैती व्यापारियों ने गुजराती भाषा में अनेक किताबें भी पब्लिश की है। गुजरात के बाद कुवैत के व्यापारियों ने मुंबई और दूसरे बाजारों में भी
उन्होंने अलग पहचान बनाई थी। यहां के प्रसिद्ध व्यापारी अब्दुल लतीफ अल अब्दुल रज्जाक की किताब हाउ टू कैलकुलेट पर्ल वेट मुंबई में छपी थी। कुवैत के बहुत सारे व्यापारियों ने एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए मुंबई, कोलकाता, पोरबंदर, वेरावल और गोवा में अपने ऑफिस खोले हैं। कुवैत के बहुत सारे परिवार आज भी मुंबई की मोहम्मद अली स्ट्रीट में रहते हैं। बहुत सारे लोगों को ये जानकर हैरानी होगी, 60-65 साल पहले कुवैत में भारतीय रुपए वैसे ही चलते थे जैसे भारत में चलते हैं। यानी यहां किसी दुकान से कुछ खरीदने पर भारतीय रुपये ही स्वीकार किए जाते थे। तब भारतीय करेंसी की जो शब्दावली थी, जैसे रुपया, पैसा, आना, ये भी कुवैत के लोगों के लिए बहुत ही सामान्य था। साथियों, भारत दुनिया के उन पहले देशों में से एक है जिसने कुवैत की स्वतंत्रता के बाद उसे मान्यता दी थी। और इसलिए जिस देश से, जिस समाज से इतनी सारी यादें जुड़ी हैं, जिससे हमारा वर्तमान जुड़ा है, वहां आना मेरे लिए बहुत यादगार है। मैं कुवैत के लोगों का, यहां की सरकार का बहुत आभारी हूं। मैं हिज हाइनेस द अमीर का उनके इनविटेशन के लिए विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं। साथियों, अतीत में कल्चर और कॉमर्स ने जो रिश्ता बनाया था, वो आज नई सदी में नई बुलंदी की तरफ आगे बढ़ रहा है। आज कुवैत भारत का बहुत अहम एनर्जी और ट्रेड पार्टनर है। कुवैत की कंपनियों के लिए भी भारत एक बड़ा इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है। मुझे याद है, हिज हाइनेस क्राउन प्रिंस ऑफ कुवैत ने न्यूयॉर्क में हमारी मुलाकात के दौरान एक कहावत का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था, व्हेन यू आर इन नीड, इंडिया इज योर डेस्टिनेशन। भारत और कुवैत के नागरिकों ने दुख के समय में, संकट काल में भी एक दूसरे की हमेशा मदद की है। कोरोना महामारी के दौरान दोनों देशों ने हर स्तर पर एक दूसरे की मदद की। जब भारत को सबसे ज्यादा जरूरत पड़ी तो कुवैत ने हिंदुस्तान को लिक्विड ऑक्सीजन की सप्लाई दी। हिज हाइनेस द क्राउन प्रिंस ने खुद आगे आकर सबको तेजी से काम करने के लिए प्रेरित किया। मुझे संतोष है कि भारत ने भी कुवैत को वैक्सीन और मेडिकल टीम भेजकर
इस संकट से लड़ने का साहस दिया। भारत ने अपने पोर्ट्स खुले रखे ताकि कुवैत और इसके आसपास के क्षेत्रों में खाने पीने की चीजों का कोई अभाव ना हो। अभी इसी साल जून में यहां कुवैत में कितना हृदय विदारक हादसा हुआ। मंगब में जो अग्निकांड हुआ उसमें अनेक भारतीय लोगों ने अपना जीवन खोया। मुझे जब ये खबर मिली तो बहुत चिंता हुई थी, लेकिन उस समय कुवैत सरकार ने जिस तरह का सहयोग किया वो एक भाई ही कर सकता है। मैं कुवैत के इस जज्बे को सलाम करूंगा। साथियों, हर सुख दुख में साथ रहने की ये परंपरा हमारे आपसी रिश्ते, आपसी भरोसे की बुनियाद है। आने वाले दशकों में हम अपनी समृद्धि के भी बड़े पार्टनर बनेंगे। हमारे लक्ष्य भी बहुत अलग नहीं है। कुवैत के लोग न्यू कुवैत के निर्माण में जुटे हैं। भारत के लोग भी साल 2047 तक देश को एक डेवलप्ड नेशन बनाने में जुटे हैं। कुवैत ट्रेड और इनोवेशन के जरिए एक डायनेमिक इकोनॉमी बनना चाहता है। भारत भी आज इनोवेशन पर बल दे रहा है, अपनी इकोनॉमी को लगातार मजबूत कर रहा है। ये दोनों लक्ष्य एक दूसरे को सपोर्ट करने वाले हैं। न्यू कुवैत के निर्माण के लिए जो इनोवेशन, जो स्किल, जो टेक्नोलॉजी, जो मैन पावर चाहिए वो भारत के पास है। भारत के स्टार्टअप्स, फिनटेक से हेल्थ केयर तक, स्मार्ट सिटी से ग्रीन टेक्नोलॉजी तक, कुवैत की हर जरूरत के लिए कटिंग एज सॉल्यूशंस बना सकते हैं। भारत का स्किल यूथ कुवैत की फ्यूचर जर्नी को भी नई स्ट्रेंथ दे सकता है। साथियों, भारत में दुनिया की स्किल कैपिटल बनने का भी सामर्थ्य है। आने वाले कई दशकों तक भारत दुनिया का सबसे युवा देश रहने वाला है। ऐसे में भारत दुनिया की स्किल डिमांड को पूरा करने का सामर्थ्य रखता है और इसके लिए भारत दुनिया की जरूरतों को देखते हुए अपने युवाओं का स्किल डेवलपमेंट कर रहा है, स्किल अपग्रेडेशन कर रहा है। भारत ने हाल के वर्षों में करीब 2 दर्जन देशों के साथ माइग्रेशन और रोजगार से जुड़े समझौते किए। इनमें गल्फ कंट्रीज के अलावा जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, मॉरिशस, यूके और इटली जैसे देश शामिल हैं। दुनिया के देश भी भारत की स्किल्ड मैन पावर के लिए दरवाजे खोल रहे हैं। साथियों, विदेशों में जो भारतीय काम कर रहे हैं उनके वेलफेयर और सुविधाओं के लिए भी अनेक देशों से समझौते किए जा रहे हैं। आप ई माइग्रेट पोर्टल से परिचित होंगे। इसके जरिए विदेशी कंपनियां
और रजिस्टर्ड एजेंटों की एक ही प्लेटफॉर्म पर लाया गया है। इससे मैन पावर की कहां जरूरत है, किस तरह की मैन पावर चाहिए, किस कंपनी को चाहिए, ये सब आसानी से पता चल जाता है। इस पोर्टल की मदद से बीते 4-5 सालों में ही लाखों साथी यहां खाड़ी देशों में भी आए हैं। ऐसे हर प्रयास के पीछे एक ही लक्ष्य है, भारत के टैलेंट से दुनिया की तरक्की हो और जो बाहर कामकाज के लिए गए हैं उनको हमेशा सहूलियत रहे। कुवैत में भी आप सभी को भारत के इन प्रयासों से बहुत फायदा होने वाला है। साथियों, हम दुनिया में कहीं भी रहे उस देश का सम्मान करते हैं और भारत को नई ऊंचाई छूता देख उतने ही प्रसन्न भी होते हैं। आप सभी भारत से यहां आए, यहां रहे, लेकिन भारतीयता को आपने अपने दिल में संजो कर रखा है। अब आप मुझे बताइए, कौन भारतीय होगा जिसे मंगलायन की सफलता पर गर्व नहीं होगा? कौन भारतीय होगा जिसे चंद्रयान की चंद्रमा पर लैंडिंग की खुशी नहीं हुई होगी? मैं सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? आज का भारत एक नए मिजाज के साथ आगे बढ़ रहा है। आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। आज दुनिया का नंबर 1 फिनटेक इकोसिस्टम भारत में है। आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम भारत में है। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता देश है। मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं और सुनकर आपको भी अच्छा लगेगा। बीते 10 साल में भारत ने जितना ऑप्टिकल फाइबर बिछाया है, भारत में जितना ऑप्टिकल फाइबर बिछाया है उसकी लंबाई वो धरती और चंद्रमा की दूरी से भी 8 गुना अधिक है। आज भारत दुनिया के सबसे डिजिटल कनेक्टेड देशों में से एक है। छोटे छोटे शहरों से लेकर गांवों तक हर भारतीय डिजिटल टूल्स का उपयोग कर रहा है। भारत में स्मार्ट डिजिटल सिस्टम अब लग्जरी नहीं बल्कि कॉमन मैन की रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल हो गया है। भारत में चाय पीते हैं, रेहड़ी पटरी पर फल खरीदते हैं तो डिजिटली पेमेंट करते हैं। राशन मंगाना है, खाना मंगाना है, फल सब्जियां मंगानी है, घर का फुटकर सामान मंगाना है, बहुत कम समय में ही डिलीवरी हो जाती है और पेमेंट भी फोन से ही हो जाता है।
डॉक्यूमेंट्स रखने के लिए लोगों के पास डिजी लॉकर है। एयरपोर्ट पर सीमलेस ट्रैवल के लिए लोगों के पास डिजी यात्रा है। टोल बूथ पर समय बचाने के लिए लोगों के पास फास्टैग है। भारत लगातार डिजिटली स्मार्ट हो रहा है और ये तो अभी शुरुआत है। भविष्य का भारत ऐसे इनोवेशन की तरफ बढ़ने वाला है जो पूरी दुनिया को दिशा दिखाएगा। भविष्य का भारत दुनिया के विकास का हब होगा, दुनिया का ग्रोथ इंजन होगा। वो समय दूर नहीं जब भारत दुनिया का ग्रीन एनर्जी हब होगा। फार्मा हब होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स हब होगा, ऑटोमोबाइल हब होगा, सेमीकंडक्टर हब होगा, लीगल इंश्योरेंस हब होगा, कॉन्ट्रैक्टिंग कॉमर्शियल हब होगा। आप देखेंगे जब दुनिया के बड़े बड़े इकोनॉमिक सेंटर्स भारत में होंगे। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स हो, ग्लोबल टेक्नोलॉजी सेंटर्स हो, ग्लोबल इंजीनियरिंग सेंटर्स हो, इनका बहुत बड़ा हब भारत बनेगा। साथियों, हम पूरे विश्व को एक परिवार मानते हैं। भारत एक विश्व बंधु के रूप में दुनिया के भले की सोच के साथ आगे चल रहा है और दुनिया भी भारत की इस भावना को मान दे रही है। आज 21 दिसंबर 2024 को दुनिया अपना पहला वर्ल्ड मेडिटेशन डे सेलिब्रेट कर रही है। ये भारत की हजारों वर्षों की मेडिटेशन परंपरा को ही समर्पित है। 2015 से दुनिया 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे मनाती आ रही है। ये भी भारत की योग परंपरा को समर्पित है। साल 2023 को दुनिया ने इंटरनेशनल मिलेट ईयर के रूप में मनाया। ये भी भारत के प्रयासों और प्रस्ताव से ही संभव हो सका। आज भारत का योग दुनिया के हर रीजन को जोड़ रहा है। आज भारत की ट्रेडिशनल मेडिसिन, हमारा आयुर्वेद, हमारे आयुष प्रोडक्ट ग्लोबल वेलनेस को समृद्ध कर रहे हैं। आज हमारे सुपर फूड मिलेट्स, हमारे श्री अन्न, न्यूट्रिशन और हेल्दी लाइफस्टाइल का बड़ा आधार बन रहे हैं। आज नालंदा से लेकर आईआईटीज तक का हमारा नॉलेज सिस्टम ग्लोबल नॉलेज इकोसिस्टम को स्ट्रेंथ दे रहा है। आज भारत ग्लोबल कनेक्टिविटी की भी एक अहम कड़ी बन रहा है। पिछले साल भारत में हुए G20 सम्मेलन के दौरान भारत मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर की घोषणा हुई थी। ये कॉरिडोर भविष्य की दुनिया को नई दिशा देने वाला है। साथियों, विकसित भारत की यात्रा
आप सभी के सहयोग, भारतीय डायस्पोरा की भागीदारी के बिना अधूरी है। मैं आप सभी को विकसित भारत के संकल्प से जुड़ने के लिए आमंत्रित करता हूं। नए साल का पहला महीना 2025 का जनवरी इस बार अनेक राष्ट्रीय उत्सवों का महीना होने वाला है। इसी साल 8 से 10 जनवरी तक भुवनेश्वर में प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन होगा। दुनिया भर से लोग आएंगे। मैं आप सबको इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित करता हूं। इस यात्रा में आप पुरी में महाप्रभु जगन्नाथ जी का आशीर्वाद ले सकते हैं। इसके बाद प्रयागराज में आप महाकुंभ में शामिल होने के लिए प्रयागराज पधारिए। ये 13 जनवरी से 26 फरवरी तक चलने वाला है, करीब 1.5 महीना। 26 जनवरी को आप गणतंत्र दिवस देखकर ही वापस लौटिए। और हां, आप अपने कुवैती दोस्तों को भी भारत लाइए, उनको भारत घुमाइए। यहां पर कभी एक समय था, यहां पर कभी श्री दिलीप कुमार साहब ने पहले भारतीय रेस्तरां का उद्घाटन किया था। भारत का असली जायका तो वहां जाकर ही पता चलेगा। इसलिए अपने कुवैती दोस्तों को इसके लिए जरूर तैयार करना है। साथियों, मैं जानता हूं कि आप सभी आज से शुरू हो रहे अरेबियन गल्फ कप के लिए भी बहुत उत्सुक है। आप कुवैत की टीम को चीयर करने के लिए तत्पर है। मैं हिज हाइनेस द अमीर का आभारी हूं। उन्होंने मुझे उद्घाटन समारोह में गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में इनवाइट किया है। ये दिखाता है कि रॉयल फैमिली, कुवैत की सरकार आप सभी का, भारत का कितना सम्मान करती है। भारत कुवैत रिश्तों को आप सभी ऐसे ही सशक्त करते रहे, इसी कामना के साथ फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। Live visuals from Sheikh Al Saad Stadium in the heart of Kuwait, reverberating with the slogans of Bharat Mata Ki Jai by Prime Minister of India Narendra Modi at that extravaganza cultural community event titled Hala Modi. Prime Minister spoke for more than about half an hour and Indeed. he touched upon Brad India. In fact, the whole event in fact started with the play out of the national anthem of two countries. Prime Minister specifically spoke about how the Indian workforce is praised by the Kuwaiti leadership and the respect comes for their skill. India's skill is highly respected. Celebration also about how, you know, India celebrates so many festivals. This is also a type of a celebration in a sense. We are seeing that on the screen to some extent. But also he talked about a new Kuwait and a new India, isn't it? Yes. And about how the dynamism is coming in from the youth of India, which is the youngest country in the world. And India will be, you know, for a long time providing skilled labor to many of these parts. And that is, in a sense, the core of the relationship between India and Kuwait.
Prime Minister spoke about the transformative phase or the transformative journey that Kuwait is undergoing at the moment. Specific mention of making of new Kuwait. That's wherein India can pitch in, and how India is friend of Kuwait in that sense of the term, in terms of innovation, skill, fintech, smart city, green technology, and cutting edge solutions that India can provide as far as the making of a new Kuwait is concerned. And also Prime Minister spoke about the historical, cultural ties, the trade linkages in the earlier era of civilization that India-Kuwait shared, especially the trade of jewelry, also rice, Indian spices, India's rice, and much more. And we are also joined by our special guest on this broadcast to talk about the messaging and what this really translates into when it comes to not only the most preferred Indian diaspora in Kuwait, but more in terms of India and Kuwait bilateral ties. Let's quickly welcome Prabhu Dayal, Ambassador Prabhu Dayal on this special broadcast, former Indian High Commissioner to Kuwait, and also Burzeen Wagma, Middle East expert and fellow Royal United Services Institute, London, joining us live from London. Ambassador Dayal, your take. How do you, what is the underlying message here? There has been a considerable portion of Honorable Prime Minister's speech dedicated to India's skilled workforce, where PM's also, Mark talked about how India is poised to become the world's youngest nation and the skill capital of the world. Your opening remarks. Well, the messaging is very, very clear, and there is no doubt that the Prime Minister was able to convey it in very well articulated terms. Of course, this was the first Prime Ministerial visit after 43 years. It is the first visit by Prime Minister Modi to Kuwait. It is the first high-level interaction after a decade between the two countries. But significantly, the message has gone across in very clear terms that India is well poised to partner Kuwait in Kuwait's desire in terms of its Vision 2035. You know, Kuwait has articulated a policy document which pertains to how it sees the country in 2035, a new Kuwait. And there are some strategic development goals which Kuwait has defined. For instance, increasing local productivity and the development of the non-oil sector. Again, for instance, engaging the private sector into the national economic activity, how to support human and social development, how to train and qualify national human resources. So in terms of all this, India is seen as a very good partner because India has the basic wherewithal to assist Kuwait in the pursuit of its Vision 2035 aspirations. I think that the Prime Minister was able to send across a message very well. And of course, he highlighted the traditional relationship, the historical bonds which exist between the two sides, how Kuwaitis and Indians have been partners all along in various sectors. But in very clear terms, he was also able to chart out the road ahead for the future, how the two countries now have the skills and the requirements to assist each other in their development goals. And I think the message went across very, very well. Mr. Wagma, Prime Minister spoke with pride, in fact, about the contributions of Indians from ancient times. There was pride in what we did then and pride in what we do now, in terms of how Indians would be proud of Mangalyaan as well as Chandrayaan, yes. and the largest fintech operations in the world. From that point of view, and looking ahead at this relationship, how do you view, the contributions that India can bring to the Middle East or to West Asia and Kuwait in particular? Well, India-Middle East relations have had an particular fillip during Modi 2.0, during the years 2019 to 2024 of the
Modi administration. That must be put into context with and the efforts of the Indian Foreign Office. What is also important to note is that this was most definitely an overdue visit to the state of Kuwait. Indira Gandhi had last visited in 1981 as Prime Minister, and it was overdue in more ways than one. And also that Kuwait is, exceptionally speaking, among GCC states and the Middle East, a parliamentary monarchy and a constitutional democracy. It has a unicameral assembly since October 1992, after the liberation of Kuwait in February 91, if you recollect. So it is an exception, and in that sense, it does share a kindred feature with India in that it is a working constitutional monarchy and democracy at the same time. That is to be put into context and tells you about Kuwait's development. It was one of the first to achieve independence from Britain in 1961. All the other GCC members who are India's solid partners, as we now know, Bahrain, UAE, Oman, Qatar got their independence in 1971, a bit later. So Kuwait was always a bit ahead of the curve. And coming to the present context where India could slipstream in, Kuwait is currently chair of the GCC GCC Committee, Council as such, 43 years on after it was formed in May 81. And it is important to bear in mind that since late 2022, India and the GCC have entered negotiations for a free trade agreement. Yeah. Now, Burzeen, I'll just interrupt you here. Well, this is a bit of a, perspective to where India and Kuwait are and the way they are positioned. But let's focus on the big takeaways to your mind as far as Prime Minister's speech is concerned. And I want to understand from you the whole idea of brand India that Prime Minister spoke about. Now, remember, this is important because this visit comes after 43 years. And you spoke about GCC. Now, Prime Minister spoke about how India is much ahead in the domain of remittances, the credit of which goes to the India's workforce, where he also touched upon that India has the potential to meet the skill demands of the world. So what was he trying to basically kind of showcase or display or project to the Kuwaiti administration as far as the Indian diaspora, the finer aspects of brand India? As we speak, Kuwait's demographic working force is of 30% of which constitutes Indian nationals. That is quite something to tell for a small state of Kuwait's size. In so doing, Prime Minister also drives home the fact that this Make in India and Viksit Bharat twin programs that New Delhi has been pursuing in the recent past is where Kuwait could benefit through synergies with Indian cooperation on several spheres. And here I again want to come in and say this partly takes off from India's UAE linkages in that it goes beyond hydrocarbons and trade in the oil and gas sector that we traditionally know of the India-GCC relationship. It has branched out into defense, security, non-hydrocarbon exports and imports and the like, as these GCC economies diversify their economies from being traditional rentier oil regime states. They are pursuing Arabization and indigenization of their own workforce, as we do know. But at the same time, they have decided to diversify their economies too, which is where India can play a pivotal role. And that brings me to the point of the India-GCC FTA, which is staggering to say the least, because India-GCC trade as of 2022-2023 stands at $184.46 billion. GCC trade constitutes 15.8% of India's composite universal trade. Right. So, and when the Prime Minister spoke of the Arabian Sea linkage, at the same time, it's a question of propinquity. This is India's immediate neighborhood. Starting from Muscat, as you fly out of Bombay, all the way up to Kuwait, is the linkages that have been civilizational linkages, but also trade and mercantile linkages of the last century and the current one, which will, as I mentioned, and I must iterate, diversify
beyond the hydrocarbon sector traditional Right. perspective that we have Yes, seen. yes, Mr. Wagma. Let me bring in beg your pardon, Ambassador. Ambassador Prabhu Dayal now. Ambassador Dayal, the Prime Minister spoke about Meditation Day, which is today. Yes. And also he spoke about the Kumbh Mela. You know, I mean, the soft part of India is well on display for a long, long time. And these traditions are now being adopted across the world. I mean, things like meditation, yoga, being associated with India. How significant is this in terms of the larger message that the Prime Minister talked about, India being a friend to the world, India seeing the world as one? Yes. The Prime Minister's message has consistently been Vasudhaiva Kutumbakam. We are one family. And if India can share some ideas for the betterment of the rest of humanity, it is more than willing to do so. So, for instance, it is not a small thing that Kuwaitis have translated the Ramayana and the Mahabharata Right. and presented copies to the Prime Minister, as Yes. is being shown on your screen just now. So Indian values have permeated other regions, including the Gulf, but the need is to be understood correctly and to be seen as a country which intends to work with all other countries toward the happiness and the improvement of living conditions across the globe. Now, let me mention that the Indian community in Kuwait is a key factor in the relationship. Right. And Prime Minister's outreach to the Indian community is very, very significant. In particular, I would highlight his visit to the labor camps. Because very often, it is the humble worker who feels neglected, who feels that he is not cared for. So the Prime Minister's special gesture of interacting with the Indian workers, sitting with them, sharing a meal with them, Yes. them on the back is very, very touching and very meaningful. Again, his address to the Indian community in that beautiful arena in Kuwait also sent across a message about his outreach to the Indian community. Because, you know, I have served in a number of places where the Indian community is large and counts for a lot. I was constantly- Ambassador Dayal, I'll just interrupt you for 3 seconds because we are running those visuals of Prime Minister visit to the, the camp there. How historical and unprecedented is this? I mean, as a diplomat, how do you see this? You have a Prime Minister of India spending time, choosing to be with them. You mentioned yourself about sharing a meal. You know, there is a larger message, underlying message that the emphasis of the India's workforce in Kuwait is something which is accorded prime importance as far as India is concerned. And so this is something, this gesture is something which has to translate into a policy action because the welfare of the workers is what is very, very important for India. Indeed, it is very important. And in the 37 years which I spent as an Indian diplomat in postings abroad, I have never seen anything of this sort of nature. The Prime Minister reaching out to Exactly, that's perhaps why I asked you this question, sir. Yes. Absolutely. Now, let me mention that very often the heads of governments intend to be very, very nice towards the humble workers who come from overseas to work in their country. But unfortunately, the officials dealing with these workers who belong to different ministries are uncaring, unsympathetic. But when the Prime Minister of India reaches out to the humble workers and also, I'm sure, mentions it during his interactions with the top level leaders, the Crown Prince, the Emir, the Prime Minister, then the message goes across that these people really matter to us. And therefore, to take a very significant step when it comes to ensuring the welfare of humble workers. The Prime Minister said you can take an Indian out of India, but you can't take India out of an Indian. And that is a very significant message to the Indian community
because it draws the community so much closer again to India. And that again was the message which he tried to send out by asking Indians to come and visit during the Kumbh festivals, during the 26th parade, and also bring along a Kuwaiti friend, because he really wants to build the friendship bridge between India and other countries, and during this particular visit, between India and Kuwait. And you will notice that every single the Prime Minister has done is intended towards cementing the historical relationship which exists between India and Kuwait and taking it to newer and newer dimensions. Sustainable living environments, developed infrastructure, high quality healthcare, creative youth. All these are issues which the Prime Minister emphasized in one way or another, and these matter to Kuwait as indeed they do. You know, just to wrap up that bit, sir, and Mark can take it from me from there. In the very beginning, you know, the initial portion of the Prime Minister's speech, there was a specific mention where Prime Minister said that Kuwaiti leadership praises India's workforce. Your skill is respected. I think that's something which sums it up. I mean, your first portion of the speech is you are basically reaching out to your workforce there. Right. And when he spoke about the remittances, he mentioned that the credit for which goes to India's workforce and their honesty and their credibility. Mark? Indeed, and the Prime Minister did say, while he speaks to the leadership and even the citizens of Kuwait, they always speak very highly of Indians and the Indian workforce in Kuwait. So let me bring in Mr. Wagma here, and now we are talking about a new India and a new Kuwait, where India has dynamic ecosystem for startups, for innovation. India has a fintech ecosystem that's the best in the world. All these things, and India is working on skills which are, you know, top notch as far as science and technology are concerned. So moving forward, the relationship is moving towards this kind of a direction, a very digital oriented direction. And the Prime Minister talked about, you know, how India has laid enough optic fiber cable to go back up and down to the moon several times. Yes, the digital economy and the IT sector. India's IT exports are not just to Western Europe and the Americas, but also to the Middle East, which needs to be put into context. And speaking of Kuwaiti investment, it might interest you to note that the state of Kuwait has one of the oldest sovereign wealth funds in the world, which even goes back to 1953, prior to Kuwait's independence in 1961, and it has invested a good more than $10 billion in India. That is something to be put into context and shows how Kuwait reposes confidence in India as a stable market, as a promising outlier for its own development, and the Kuwait 2035 program that the ambassador mentioned about. But I should also like to bring in one other factor that was recently discussed. In visiting the labor camp, the Indian Prime Minister was making a pointed gesture in that he was actually interacting with Indians who constitute blue-collared workers and are often forgotten. Indian Prime Ministers, when abroad, tend to meet who are Indian success stories, say here in England or in the US or elsewhere, normally white-collared, upper-middle-class professionals. In so doing today at this camp and sharing a meal, I believe the Indian administration is showing that all Indians count with a sense of inclusivity, and that just because they are blue-collared, down-at-heel workers, they're not necessarily forgotten, and that their importance, their skills, and their remittances do matter to India. Because, Mark, do remember when Kuwait was invaded in August 1990, and there was the influx of Indians who had to return back to India, it was Kerala's economy which crashed because remittances overnight disappeared, and so many Indian homes suffered due to that. So it is a tribute to the Indian worker, the blue-collared worker, the humble, modest worker, not necessarily the upper middle class professionals that one sees in the Indian diaspora, in the Americas and Europe and elsewhere, who are often spoken about, but it is these blue-collared workers in the Gulf who are in the spotlight today and getting their due recognition.
Indeed, and Mr. Wagma, you did speak about about these remittances, and you did speak about the wealth fund, the sovereign wealth fund of Kuwait. The fact that Kuwait seems to have a very stable economy despite the fact that there are wars in the neighborhood, and the fact that their currency is perhaps the strongest in the world currently. You know, it's 275 rupees to 1 dinar. You know, the British pound can probably take a few lessons from there. How would you look? Mark, you are speaking to someone who grew up in Bahrain, like myself. And I remember about 20 years ago, 30 years ago, as a teenager, the Kuwaiti dinar would be like 105 or something rupees to, and the Bahraini dinar would be a close 80 to 90. But it was always Kuwait which topped the charts when it came to forex transactions. It has always been a very, very stable currency. You're quite right to point that out. So I thought I might drop in a personal observation here as such. Right. Indeed. We are going to listen once again to what the Prime Minister said while addressing the Indian diaspora event in Kuwait. The Prime Minister said that India and Kuwait share a relationship which is rooted in civilization and mutual affection. Let's listen to that. भारत और कुवैत का रिश्ता सभ्यताओं का है, सागर का है, स्नेह का है, व्यापार कारोबार का है। भारत और कुवैत अरब सागर के दो किनारों पर बसे। हमें सिर्फ डिप्लोमेसी ने ही नहीं कि दिलों ने आपस में जोड़ा है। In fact, Prime Minister Modi highlighted that Kuwait helped India when it needed the most by providing liquid oxygen to the country. Prime Minister Modi further added that India too supported Kuwait during the COVID-19 pandemic by sending vaccines. जब भारत को सबसे ज्यादा जरूरत पड़ी तो कुवैत ने हिंदुस्तान को लिक्विड ऑक्सीजन की सप्लाई दी। हिज हाइनेस द क्राउन प्रिंस ने खुद आगे आकर सबको तेजी से काम करने के लिए प्रेरित किया। मुझे संतोष है कि भारत ने भी कुवैत को वैक्सीन भेजकर इस संकट से लड़ने का साहस दिया। भारत ने अपने पोर्ट्स खुले रखे ताकि कुवैत और इसके आसपास के क्षेत्रों में खाने पीने की चीजों का कोई अभाव ना हो। In fact, Mark, Prime Minister specifically talked about how yoga and Ayurveda is of India, India's soft power, connects the world. Yoga is India's soft power, which is connecting the world, and he added that India's Ayurveda contributes to the wellness of the world. Well, we are going to continue this special broadcast, Prime Minister Modi in Kuwait. We are taking a very, very short breather, but before that, let's quickly thank our guest, Ambassador Dayal and also Burzeen Wagma. Please stay with us. After a break, Mark and my colleague Amritpal will continue this very, very special broadcast. Please stay with us, viewers. A short breather, and Mark. Right. Stay with us.